शेखर जी, फिल्म विंडो में आपका स्वागत है। थैंक यू। हाँ, शेखर जी, आपने जब शुरुआत की वो पहली आशा की किरण लोगों के लिए थी, जब जस्टिस फॉर सुशांत फोरम आपने जो बनाया था, और उसके बाद जो है तब से लेके अभी तक के जो सफर हुआ है पूरा न्याय के लिए, आपको क्या लगता है कितना आगे बढ़े हम लोग? देखिए, जब जंग के मैदान में आप जानते हैं तो आपको मालूम नहीं कि युद्ध कितने दिनों तक चलने वाला है, लेकिन आप लड़ते जाते हैं इस उम्मीद से कि विजय प्राप्त होगी एक दिन। तो हम उसी उम्मीद से ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दूसरे लोगों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं और कितनी हम सबकी बात सुनते हैं। उनके पास सुनने के लिए एक दिल या कान या जहनियत है या नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगा कि इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, उस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक हम इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल शेखर जी, बीच में आपने एक ट्वीट किया था बैक सीट पे जाने का, छोड़ने का भी नहीं लेकिन बैक सीट पे जाने का। तो भी कई लोग जो है निराश हो गए कि उन्हें लगा कि हमारी जंग अधूरी तो नहीं रह जाएगी। मतलब लोगों का ये जुड़ाव है आपके साथ। जी जी जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार कौंध रहा था, वो ये कि जिनके मतलब हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं सुशांत के लिए, उनके परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। और हाँ, वो थोड़ा सा मुझे असमंजस में डाल रहा था, थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था। हालांकि ये भी सच है कि ये लड़ाई मैंने उनके बिहाफ पे नहीं शुरुआत की थी। ये हमने एक जाती तौर पे, ऐसा लगा इंसानियत के तौर पे, और बहुत बहुत सारी वजह हैं उनको लेके शुरुआत की थी कि हमें लगा ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी डिग्निटी और मिल जाएगी, थोड़ा हौसला और बढ़ जाएगा अगर परिवार वाले आगे आके कुछ तो कहें। कुछ मुझे इस बात का दुख हुआ कि वो आगे आके उन्होंने अपने तमाम फैंस को कम से कम एक शुक्रिया तक नहीं कहा। इस बात का मुझे मलाल है। लेकिन लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह के त्रासदी से वो गुजर रहे हैं इस वक्त उनसे कुछ भी अपेक्षा करना वो गलत होगा। वो अभी भयंकर दुख के दायरे में है और शायद वो कुछ बोलना नहीं चाहते। शायद उन्हें ये एहसास भी नहीं है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसीलिए ये आपका ना वीडियो रुक गया है शेखर जी, ऑडियो आ रहा है। शुक्रिया कह देते तो शायद उनकी हौसला अफजाई हो जाती और इस लड़ाई में हम और सशक्त होकर आगे बढ़ सकते। लेकिन नहीं करने पर भी हमने कहा है कि लड़ाई हम सब की है, आपकी है, हमारी है, हिंदुस्तान की है, इंसानियत की लड़ाई। तो इसमें हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कोई ये एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी चाहिए। और उसी लिहाज से मुझे ऐसा थोड़ा सा असमंजस हुआ था। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बैक सीट ले लेना चाहिए। मैं उसी गाड़ी में रहूंगा लेकिन बैक सीट ले लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये मुहिम कहाँ तक जाता है और उसमें कई नई डेवलपमेंट्स होती हैं या नहीं। लेकिन फैंस का इतना उनका प्रेशर है और इतने बेचारे निराश हो गए कि 30 सेकंड के अंदर ही मैंने अपना मन बदल लिया। मुझे बैक सीट में जा भी नहीं पाया, मैं वहीं बैठा रह गया। फिर मैंने कहा चलिए, हाँ। तो मैं मैंने इसको देखा, लेके आगे आपने बढ़ूंगा। तुरंत जो है देखा कि लोग जो है एकदम निराश से हो गए हैं, तो ये जी सही। जी जी और आपने तुरंत ट्वीट जी किया कि नहीं नहीं, जी अच्छा ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। जी तो जी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी निराशा, क्योंकि वो आ, इतने दिल से आगे बढ़े हैं ना। मैंने इस तरह का मूवमेंट पहले नहीं देखा। मतलब कई वजहें ऐसे हुई हैं और कई हादसात ऐसे हुए हैं हिंदुस्तान में जहां चीजें आगे बढ़ी हैं, लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं और दिल से ही लड़ी हैं। लेकिन ये लड़ाई इतनी लंबी, बावजूद इसके कि देखिए चीन का आक्रमण हुआ, बहुत सारी और दुविधाएं, पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि उठापटक भी हुई बीच में और कंफ्यूजन भी हुआ। लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान जो है ना, वो हमें इसी पे टिका रहा जिन लोगों का ध्यान था। मुझे एक और बात का दुख ये है कि जो नेशनल मीडिया है, जो चीजों को आगे बढ़ाती है और जनता की आवाज को जो आगे करती है, उसने पता नहीं अपना किन वजहों से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बहुत पहले ही। तो ये एक सोच का विषय है कि ऐसा ऐसा क्यों। मतलब अगर यही कोई एक बड़े पॉलिटिकल बिगविग के साथ हो जाता या किसी एक बहुत बड़े सितारे के साथ हो जाता हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसके पीछे वो पड़ जाते। पर इस तरह से बीच मझधार में छोड़ के चले जाना, ये बात दुखदाई भी है और अफसोसजनक भी है। और मुझे मलाल हमेशा रहेगा कि ये लोग हमेशा गलत लोगों का साथ क्यों देते हैं या उन विषयों के पीछे क्यों भागते हैं जिससे इनको कमर्शियली फायदा हो, टीआरपी हासिल हो, वगैरह वगैरह। सच्चाई के पीछे क्यों नहीं भागते, एक तरफा क्यों हो गया है हमारा मीडिया।
प्रिंट मीडिया ने भी उतना साथ नहीं दिया। ये तो शुक्र है भगवान का लाख लाख कि सोशल मीडिया है और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इस आग को जिंदा रखा हुआ है, वरना ये आग तो कब की बुझ जाती। और लगातार कोशिश भी रही है लोगों की, और जो पूरी एक व्यवस्था होती है, जो एक सिस्टम होता है, वो हमेशा यही कोशिश करता है कि उनको बोलने दो, बोलते 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 वो थक जाएंगे और फिर अपने घर वापस चले जाएंगे, अपने काम में अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे और फिर बात आई आई जाई हो जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने। आपका सुबह का ट्वीट पढ़ा मैंने, आखिर तक जाएगी। जी, मैंने आपका सुबह का ट्वीट पढ़ा जिसमें आपने कहा कि इस बार आवाज नहीं रुकेगी, हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हम अड़े हैं जब तक सांस है, हम खड़े हैं। यस जी। हाँ, तो शेखर जी आप घर गए थे उनके, तो आपकी उनके पिता से किसी भी तरह की बात हुई थी क्या इस बारे में, किसी भी चीज में लेकर? नहीं, किसी भी चीज पे नहीं। मेरे दिल ने कहा कि मुझे जाना चाहिए और मैं देखिए ये कोविड-19 के समय जो परिस्थितियां हैं उसमें तो घर से बाहर निकलना भी लोग परिवार वाले मना करते हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट से और वो तमाम एहतियात बरतते हुए पटना तक जाना, रहना, मिलना, मतलब एक खतरा था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जब एक मुहिम चलाई है तो फिर खतरे की बात आदमी को सोचनी भी नहीं चाहिए। और मैं चला गया। बीच में बहुत लोगों ने कहा तुम गलत कर रहे हो, इतना आउट ऑफ द वे जाके करने की तुम्हें क्या जरूरत है। मैंने कहा देखिए, लड़ाई हमेशा अपने लिए या अपनों के लिए नहीं लड़ी जाती है। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ नहीं हुआ या मेरे दोस्त की या मेरे बेटे या मेरे भाई या मेरे किसी जानने वाले के साथ नहीं हुआ तो मुझे क्या पड़ी। अगर सब लोग ऐसा सोच ले तो फिर तो कोई जॉर्ज फ्लॉयड के लिए भी नहीं उठता, कोई निर्भया के लिए भी नहीं उठता। ये जो तमाम आवाजें दुनिया में अन्याय के खिलाफ उठी हैं, तो वो हमारे क्या लगते थे? कोई नहीं। निर्भया हमारी कौन लगती थी? कोई नहीं। ना हमारी सगी थी, ना हमारी बहन थी, ना हमारी जानकार थी, ना परिवार की थी। फिर भी पूरी दुनिया उसके लिए आगे आके लड़ी। तो ये एक इंसानियत की आवाज है। इट्स अ कॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। और आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन कॉज इतना बड़ा है कि जो दिख रहा है और जो लग रहा है वो गलत है, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाना जो है उठानी बहुत जरूरी हो जाए। हाँ, जैसे कि आपने कहा, मुझे लगता है कि सब बोल रहे हैं, जैसे निर्भया देश की बेटी थी, सुशांत देश का बेटा, सब बोल रहे हैं कि देश का बेटा था, सिर्फ बिहार का भी नहीं था। तो जब आप परिवार से मिलने गए, मुझे लगता है आप थे, नाना पाटेकर थे, जब बोला गया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से कोई गया है, आपको लगता है कि और लोगों ने जाना चाहिए था जब आप जा सकते हैं इसमें, ऐसी सिचुएशन में? देखिए, मैं अकेला यहाँ से गया था, नाना तो वहाँ किसी काम की वजह। आपका ऑडियो म्यूट हो गया। मोकामा गए हुए थे, वहां सीआरपीएफ वालों के किसी फंक्शन में, वहां चले गए। और जब मैं दूसरे दिन गया, मैं जब दूसरे दिन पहुंचा तो नाना का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा शेखर तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और मैं इसीलिए तुमको फोन करके कहना चाहता था। तुमको जो पता, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने फोन करके मुझे कहा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जब आप काम के लिए आगे बढ़ते हैं ना, एक थोड़ा पीठ पे कोई हाथ रख दे ना तो अच्छा लगता है। कोई एक शब्द कह दे, अच्छा लगा आप आए, तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे परिवार वालों के साथ। मैं बैठा रहा। उनके पिताजी बहुत शांत और गंभीर मुद्रा में थे, इसलिए मैंने कोई बात करना उचित नहीं समझा। और बात ऐसे वक्त में होती भी क्या है और हो भी क्या सकती है, सिवाय इसके कि हम आंखों से और शायद अपने साइलेंस से ये कह सकें कि हम आपके इस गम में शरीक हैं। तो मैं वहीं बैठा रहा, कोई 10 मिनट बैठा रहूंगा। उनकी बहनें भी वहां थी, लेकिन किसी से कोई बात नहीं हुई और ना किसी ने कहा भी कि आप आए, हमें अच्छा लगा और आपने क्या। लेकिन शायद मैं उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। लेकिन ये है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एक शब्द भी आ जाता तो अच्छा लगता, मतलब हौसला थोड़ा और बढ़ जाता। लेकिन मैं किसी उम्मीद से नहीं गया था, मैं सिर्फ दिल की आवाज सुन के वहां गया था। और मैंने कहा, जब कोई भी ऐसा काम करने निकलते हैं ना जिंदगी में, तो कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो गलत हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस वुड ऑलवेज लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। वो उनकी जाती जिंदगी है, ये मेरा जाती मामला एक तरीके से ये है कि मैं कह रहा हूं बार बार कि ये मेरे दिल की आवाज थी, इसलिए मैं इस लड़ाई में आगे निकला। और सैकड़ों फैन जो अपने दिल की आवाज मेरे दिल से और मैंने अपने दिल की आवाज उनके दिल से जो मिलाई है, आई थिंक उस वजह से ये एक मुहिम बना है। और परिवार जो है, मुझे ऐसा लगता है उनको इस वक्त अकेले छोड़ देना चाहिए। और ये भी कहना, शायद मेरे दिमाग में आया कि परिवार कुछ कहे
तो बात शायद बेहतर हो सकती थी। फिर मुझे बुरा भी लगा, मैंने कहा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, इसलिए मैंने वो ट्वीट भी बदला और मैंने कहा नहीं, मुझे वेट नहीं करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि उनकी अपनी मुश्किलात हो सकती है, अपनी समस्या हो सकती है। आई थिंक प्रोबेबली उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हम कुछ किसी बोलने की अवस्था में नहीं है, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। वो हो सकता है कुछ दिनों के बाद आके बोले, हो सकता है कुछ दिनों के बाद आके कुछ नहीं बोले। ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका चॉइस है। इस मामले में हमें दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। जी शेखर जी, लेकिन आपको बाद में आने के बाद लगा कि काश एक बार मैंने पिता से बात की होती, पूछा होता कि हम आप सीबीआई जांच चाहते हैं या हम लोग मुहिम शुरू करें, आप साथ देंगे? बाद में आपने ऐसा फील किया कि काश मैंने परिवार के किसी एक सदस्य से पूछा होता, बात की होती? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पूछने के लिए गया ही नहीं था, मैं गम में शरीक होने गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक पिता जब अपने एक जवान पुत्र को खो देता है, जिस ट्रेजेडी से मैं अपनी जिंदगी में गुजरा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो दुख का पहाड़ जो है वो संभाले नहीं संभलता है। तो मैं कुछ इस वजह से नहीं गया था कि मैं कहूं कि आप भी मुहिम जुड़ जाएं या कुछ बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत होता और वो डिग्निटी के दायरे से बाहर होता। तो मैंने कहा सही कि कह रहे बस हैं आप। अगर उनको उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय आपको सिर्फ जी गम में शरीक। जी हाँ, जी जी सही जी, कह रहे हैं। अगर वो कह देते तो ठीक था, नहीं भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि वो उनका जाती मामला है, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों को कोई हक किसी को नहीं ये होता है कि आप क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों आगे आके नहीं कह रहे हैं। तो फिर इस मुहिम का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो जो हो रहा है सब करने वाला ऊपर वाला है, और जो किस्मत में है, जो नियति में है, वो होगा। हम सिर्फ क्या है, हमारे इख्तियार में क्या है, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम सिर्फ आवाज उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, नाना के अलावा आपको किसी और ने इंडस्ट्री से शाबाशी दी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे शाबाशी की, मैं नहीं चाहता कोई शाबाशी मुझे दे। मैं इसकी किसी ने ना साथ मुझे उम्मीद है ना मैं ये चाहता हूँ। जाहिर किया मैं कह कि रहा हम हूँ कि आपके शाबाशी साथ की हैं। जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ कि एक हाथ अगर पीठ पे अगर पड़ जाता है तो आदमी को अच्छा लगता है, बस ये बात है। ये कोई शाबाशी या ब्राउनी पॉइंट्स के लिए नहीं किया जा रहा है। ये हमने कहा कि हमने दिल की आवाज सुन के आगे बढ़े हैं, और इसमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अफसोस जरूर होता है ये कि इंडस्ट्री के और लोग शाबाशी छोड़िए, अगर साथ भी आ जाते और साथ मिलके चलते या अलग से भी अपनी आवाज उठाते, तो कहीं ना कहीं ये सारी आवाजें जाके एक साथ एक जगह मिल जाएंगी और वो आवाज और मजबूत और सशक्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है। लेकिन एक बात की खुशी है कि कुछ हलचल तो हुई है, कुछ हरकत तो हुई है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, पप्पू यादव जी ने अमित शाह जी को लिखा। कल मैंने कहीं पढ़ा कि अक्षय खन्ना जी ने भी कहीं कुछ कहा, रिया भी जो हैं वो भी सामने आके कहीं कुछ, हालांकि उनसे लोग नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, लेकिन ठीक है, वो उनका सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली फाइनली आके वो कुछ कहीं, और इससे जो दबाव जो है वो और बढ़ेगा। अक्षय पहले से ही बोल रहे थे, अक्षय खन्ना ने पहले से भी ये बात बोली अच्छा थी कि जांच होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर वो कह रहे थे तो बहुत, मैं इस बात से अवगत नहीं था। अगर वो कह रहे थे तो बहुत अच्छी बात। जी, आपको लगता है, कल आपने एक बात और लिखी कि रिकंसीडर करे महाराष्ट्र सरकार, जो बयान दिया था अनिल देशमुख जी ने जी, जी, जी। कि मुझे ऐसा सीबीआई। लगता है कि कभी कभी आप जो कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है, कभी मुड़ के जनता के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि जनता की आवाज जो है वो सर्वोपरि है। क्योंकि देखिए, आप सबको और हम सबको भी जनता नहीं बनाए। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? अगर इतने सारे लोगों, और जब मैं कह रहा हूं इतने सारे हो तो शायद लाखों करोड़ों में होंगे, इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं, जब उनके दिमाग में ये शंका जागी है, ये संदेह जागा है, तो मेरे ख्याल से एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, जो आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं और उनके जज्बातों का ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तो हम तो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि कृपया आपने जो कहा है एक बार फिर से पुनः इस पर अगर विचार कर लें, और अगर सीबीआई इंक्वायरी कर ले तो हम सबको बहुत खुशी होगी। शेखर जी, आप शुरू से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन
2-3 चीजें बीच में ऐसी आई जिससे ऐसा लगा कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे आरजेडी के साथ मंच शेयर करना हो, और दूसरा जो आपने 50 सिम वाली बात बोली थी, तब लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने आरजेडी के साथ मंच कैसे शेयर कर लिया। तो जो है आप आरजेडी के साथ मंच शेयर नहीं किया था, हमने एक पॉलिटिकल लीडर, वो किसी भी पार्टी का, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आरजेडी के साथ मंच शेयर करने के मंशा के पीछे मंशा क्या हो सकती है? वो बेवकूफी वाली बात है। ऐसे जो लोग हैं वो अनपढ़ और जाहिल होते हैं, जो हर चीज में एक जबरदस्ती का एक मायने ढूंढते हैं। मैं चूंकि सुशांत सिंह बिहार का है, इसलिए ये दबाव महाराष्ट्र सरकार पर लाने के लिए बिहार सरकार का आना जरूरी था। बड़ी सिंपल सी बात कि मैं अकेला व्यक्तिगत तौर पे तो मैं जाके कहूंगा और ये बात मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर दबाव पॉलिटिकली आता है, राजनीतिक तौर पे आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, तो वो शायद नीतीश जी की बात ज्यादा सुनेंगे बजाय मेरी बात सुनने के। तो मैं इस ख्याल से पहले तो नीतीश जी के पास गया था, तो नीतीश जी ने कहा कि वो अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं कोविड की वजह से। फिर मैं तेजस्वी जी के पास गया, तो वो प्लेटफॉर्म आरजेडी का नहीं था मेरे लिए, वो एबीसीडी XYZ कुछ भी हो सकता है, वो एक पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए गया था। तो मैं आइडियली तो मैं चाहता कि एक ही मंच पे नीतीश जी भी बैठते, तेजस्वी भी बैठते और तमाम और दूसरे लोग भी बैठते और कहते कि बिहार का सपूत गया है, बिहार का लड़का गया है, बिहार का बेटा गया है, और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव डालते कि देखिए सीबीआई इंक्वायरी बहुत जरूरी है, जब इतने लोग कह रहे हैं। और खास तौर पे बिहार के लोगों ने, जिन्हें इतना बड़ा निर्णय लिया है कि उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों की फिल्में देखेंगे ही नहीं, या कुछ ऐसे लोग जो वो सोच रहे हैं इसके जिम्मेदार हैं उनका बहिष्कार करेंगे। तो ये कितनी गलत बात होती है जब आप इतनी सही मंशा को लेकर निकले हैं और लोग जो हैं उसकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लोग उस पर गलत गलत उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में अगर मुझे जाना होता तो मैं ये रास्ता क्यों चुनूंगा? मैं सीधा चला जाऊंगा, मुझे किसने रोकता? मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं जेडीयू में जाऊंगा, और फिर एक बार तो मैंने कांग्रेस से लड़ाई लड़ी हुई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो फिर मैं तो फिर किसी नेशनल पार्टी में जाऊंगा, तो मैं क्षेत्रीय पार्टी के लिए क्यों जाऊंगा? ये सब सोचने वाली बातें। दूसरी बात की ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं था, एक तरीके से तेजस्वी जी ने ये कहा था कि हम लोगों को बुला के, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं #जस्टिस फॉर सुशांत फोरम के साथ हूं, यही मंशा थी। और शुरू में सबसे पहले बहुत इत्मीनान से और सुकून से और बार बार ये कहा गया कि ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है भाई, इसमें कोई आप अर्थ नहीं निकालें। लेकिन अब जो जाहिल है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आपने ये बात 2 जगह इस बात का जिक्र किया था कि इसको पॉलिटिकल मंच ना माना जाए। आपने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार अनाउंस किया था। मालूम है कि मूवमेंट को बिखराने के लिए या उसको लोगों को बरगलाने के लिए जहां आपने पॉलिटिक्स का सहारा लिया वहां अटकलें लगने लगती हैं, तो वहां लोग अब स्पेकुलेट कर लेंगे, अच्छा इसके पीछे ये तो नहीं, वो तो नहीं। मैं सिर्फ उनको इतना ही कह सकता हूं कि आप निरे बेवकूफ हैं। लेकिन आप संदीप के साथ भी गए शेखर जी, संदीप ने इंटरव्यूज दिए थे कुछ, उसके बाद जो है पब्लिक में बहुत गुस्सा आ गया था ये बात कह के कि क्लीन चिट दे रहे हैं वो सबको। तो जब आप उनके साथ गए तो भी लोगों में थोड़ा सा रोष था। मैं उनके साथ सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मैं परिवार को नहीं जानता और वो जानते। दैट वाज द ओनली रीजन कि वो, और मैं संदीप को काफी वक्त से जानता हूं, हालांकि मेरी पटना जाने से पहले उनकी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन मैंने उनको फोन करके कहा कि मैं पटना जाना, उनके पिताजी से मिलना चाह रहा हूं, और मैंने तुम्हें देखा था लास्ट राइट परफॉर्म करते हुए, जिसका मैंने उस वक्त ट्वीट भी कर दिया था कि एक इंसान जो है जाके अकेले सब हेल्प कर रहा, मदद कर रहा है, तो ये प्रशंसनीय है। अब वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये उनका जाती मामला है। मैं इन बातों से अवगत नहीं था। मैंने सिर्फ उनको फोन किया कि मैं जा रहा हूं पटना, आप अगर चल के उनके परिवार को कह दें कि मैं आने वाला हूं और मैं आना चाहता हूं, तो मुझे खुशी होगी। बस यही बात थी। वो इसलिए साथ गए, उन्होंने परिवार को कहा और वापस आ गए, बस। इससे ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं था। शेखर जी, आपने जैसा कि कहा कि जब राजनीति जुड़ जाती है तो चीजों के मायने बदल जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि सुशांत के घर जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स गए हैं, बिहार के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो है बहुत ही ज्यादा इसका राजनीतिकरण होगा, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, वो पॉलिटिशियंस का तो काम ही है, वो पैदा ही हुए हैं इसलिए, वो तो ढूंढते हैं वजह, बस उनको कोई वजह मिलनी चाहिए और बस उसका पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो जाता है, उसका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से एक चुनावी मुद्दा जो तो जरूर बनेगा, डेफिनेटली।
तो देखिए आगे आगे क्या होता है, लेकिन हमने कहा कि सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें जुड़ रहे हैं, जाने किसकी क्या मंशा है। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जितने फैंस हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं, पाक दिल के लोग हैं, और वो सब सिर्फ यही चाह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिल जाए, और मैं भी यही चाह रहा हूं। इसमें कोई और दो राय नहीं है, कोई और मंशा और कुछ नहीं। हम लोग सेल्फलेसली बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि इसमें कोई और रंग शामिल हो। मुझे ऐसा लगता है जब इलेक्शन नजदीक आएंगे तब मुझे लगता है कुछ हलचल शुरू होगी इस मुद्दे को लेकर, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि इलेक्शन के समय शायद। आप क्या हाँ सोचते जी, हैं मैं सालों से? मैं कहता मैं सोचता हूं हेन तेन प्रकरण कैसे गाए बगाए इधर से उधर से किसी बहाने से ये हो जाए। हो सकता हाँ। है उसका वो चुनावी मुद्दा बनाए, उसी प्रेशर में वो कर दें कि भाई देखिए हमने आपके लिए काम करवा दिया, और सीबीआई, हमें काम से मतलब, हमें सीबीआई वो जाने, उनका काम जाने, जो वो सोच रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं वो करे। किसी बहाने से बस ये हो जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, और हम जिस मंशा से आगे निकले हैं वो पूरा हो जाए बस। क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो सही नहीं आंखों को प्रतीत होता। हो सकता है ये आत्महत्या भी हो, मैं ये कह रहा हूं, हम लोग तो स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, पर जो तथ्य बाहर आ रहे हैं, जो एविडेंसेस बाहर आ रहे हैं, जो लोग, इतने सारे लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो ये करना आवश्यक हो जाता है। और जहां 50 सिम कार्ड की बात है, ये बात भी देखिए, ये सब मैं कह रहा हूं स्पेकुलेशन के दायरे में, कोई सच्चाई तो जानता नहीं। तो हम जो सुन रहे हैं किसी से, उसी को लेके आगे आ रहे हैं। पहली बात तो वहां कोई था ही नहीं ये देखने के लिए कि डुप्लीकेट चाबी या सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया, ये सब तो हमें बताया गया है ना। तो उसी तरह से कहीं से मैंने ये सुना था कहीं कि 50 सिम कार्ड चेंज किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा जी, कि अगर इसमें कोई सच्चाई, सॉरी। अगर हाँ। इसमें सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इसीलिए होनी चाहिए कि ये सब स्पेकुलेशन के दायरे में, ये सब अनुमान है। तो सच्चाई जब एम्बुलेंस तक की आप जांच बात नहीं है, करें तो कैसे? एम्बुलेंस की बात हाँ, है, पोस्टमार्टम 5 बजे के बाद क्यों हुआ, ये बात है, चाबी है, सीसीटीवी है। मुझे लगता है 1 महीना हो गया, लोगों को किसी भी बात के लिए क्लियर अभी तक कोई पिक्चर नहीं मिली है। कुछ नहीं। और हमें सूची भी नहीं किया गया, हमें अपडेट भी नहीं रखा गया। हो सकता है उनकी अपनी वजह हो, कुछ सिक्योरिटी की वजह से, या इस वजह से कि बातें लीक ना हो जाएं और कुछ काम खराब ना हो जाए। तो प्रिवेसी की वजह से उन्होंने इसको शायद अपने अपने तक ही सीमित रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अपडेट अगर हमें मिलता रहता, ये जानकर कि ये इतनी सारी जो चीजें निकली उसमें पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन अचानक कल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी ने कह दिया कि अब इसमें सीबीआई इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1 महीना, पहली बात तो ये कि अगर, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर ये तो आत्महत्या का केस है जो कि सामान्य रूप में बहुत लोगों का होता है, तो वो तो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सुसाइड है, पता चला ये सुसाइड है, केस ओपन शट केस खत्म हो जाती है। तो फिर 1 महीना इसे क्यों लगा? 1 महीना क्यों लगा इसे बंद करने में, या सोचने में कि हम बंद करने वाले हैं कि ये सुसाइड केस है? 1 महीना इसलिए लगा कि इसके अंदर बहुत सारे पेंच हैं, और अगर पेंच हैं तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो ये 2 दिन में खत्म हो जाता ये बात। और दूसरी बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और दावे के साथ कह रहा हूं, कि अगर सुशांत जैसा लड़का जो पढ़ा लिखा, समझदार, होशियार और जिम्मेदार अगर वो जाता तो एक सुसाइड नोट जरूर लिख के जाता। इतनी तो समझ थी उसमें। और क्योंकि उसके थोड़ा से बैक स्टोरी अगर देख लें पहले कि, अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देख लें, तो वो पार्टी कर रहा था, प्रिज्यूमेबली वो पार्टी कर रहा था, सवेरे उठा तो इत्मीनान में था, उठा, जूस पिया, वगैरह वगैरह। और अगर उसने ये भी सोच लिया था कि अब मुझे जाना है इस दुनिया से, अलविदा कहना, तो एक अच्छा खासा वो नोट लिख के जाता। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हुआ, या किसी नशे की हालत में हुआ, या बीमार, किसी और वजह से हुआ कि उसे मौका ही नहीं मिला नोट लिखने का। ये तो अगर उसने किया भी है, अगर आत्महत्या, तो अगर उन्होंने की भी, तो वो सुसाइड नोट लिख के जाता। ये बात आप बहुत समय से भी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता है कि इतना समझदार लड़का नहीं, लिख बिल्कुल के ना जाए। मेरा दिल ऐसा कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आप देख लीजिए, इसके पहले भी कितने ऐसे केसेस हुए हैं। वो कुशल पंजाबी थे हमारे टेलीविजन के कोई कुशल पंजाब। एक्टर, वो भी जब तो वो नोट लिख के गए थे। तो नोट तो अक्सर लोग लिख के जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुशांत हमेशा नोट लिखा करते थे, डायरी मेंटेन करते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया करते थे चीजें, तो वो कह के जाते।
लोगों को डिप्रेशन और ये सारी बातें भी जो है लगता है कि लोग भटकाने के लिए की जा रही है जांच को। जी जी जी, ये भी हो सकता है। देखिए, क्या हो सकता है, क्या सच है क्या नहीं, इसके लिए तो जांच बहुत जरूरी है। हम हाँ लोग नहीं तो सिर्फ अनुमान लगाते रहेंगे क्या सही है क्या नहीं है। एम्बुलेंस की बात करते रहेंगे, कोई कहता है हाथ हिल रहा है, कोई कहता है आवाज आ रही है, कोई यस। पैरानॉर्मल एक्टिविटी में चला गया उनके बाद। ये सब ये सबको रोकना चाहिए। और आपका लगाए जा रहे हैं, वो गलत है। देखिए, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हम किसी पे इस तरह से उंगली नहीं उठा सकते। सबके सब इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी जब होती है तो सबको जांच पड़ताल के लिए, मतलब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। पहले किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाए, नतीजे पे पहुंच जाए। अगर इसके पीछे कोई फाउल प्ले है, कोई साजिश है, कोई कंस्पिरेसी है, कुछ लोग हैं, तो अपने आप जांच के बाद वो बाहर आ जाएंगे। आपने नीतीश कुमार से मिलने का सोचा था, यहाँ के महाराष्ट्र के सीएम को भी लेटर लिखा था, तो जी, कुछ अपडेट है दोनों में से कहीं पे भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उद्धव जी से मैंने मिलने की कोशिश की, उनके पीए को मैंने, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा मैंने बात आपकी वहां तक पहुंचा दी है। और मैंने कहा कि मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ, मुझे ये उनसे मिलना है, और अगर मिलना नहीं ना भी हो तो आजकल तो हम लोग जूम पे, स्काइप पे भी बात कर सकते हैं, और मैं कुछ हाँ। उनसे बातें करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो नहीं आए तो मैं ये समझ गया कि शायद ये टालने वाली बात है, तो मैंने दोबारा कोशिश नहीं। नीतीश जी से दोबारा कोशिश की आपने जूम पे या इस जी पे नहीं, बात करने? जी नहीं, वो उन्होंने कहा कि वो कोविड की वजह से किसी से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 2-3 दिनों के बाद के जो मुझे वीडियोस देखने को मिले न्यूज टीवी चैनल पे, वो तो इत्मीनान से हर जगह घूम रहे थे और हम्म। सबसे मिल रहे थे। जी शेखर जी, लो आपने ना खुल के गैंगिज्म की बात की। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म आप कहते हैं है ही नहीं, मैं तो गैंगिज्म ही बोलते जी हैं आप। मैंने देखा कि जी नेपोटिज्म, जी जी, आप कहते हैं कि नेपोटिज्म बिल्कुल, में बुराई नहीं होती है, लेकिन गैंगिज्म में बुराई है एब्सोल्युटली, ना? एब्सोल्युटली। गैंगिज्म, जब गैंग एक कॉकस बन जाता है ना, कॉकस कहीं भी बुरा होता है। आप देखिए, हाँ पॉलिटिकल कॉकस होता है हमारे यहाँ, कॉकस नेक्सस जो है, परोकिलिज्म जहां हो जाता है, फेवरेटिज्म हो जाता है, वो गैंग जब है वो इतना सशक्त हो जाता है, मजबूत, कि वो फिर सारी व्यवस्था उसके कंट्रोल में हो जाती है। फिर वही डिसाइड करता है कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसको बढ़ना है, किसको रुकना है, किसको जीना है, किसको मरना है, ये वो सब वही डिसाइड करता है। तो ये जो नेपोटिज्म में तो कोई हर्ज है ही नहीं। मैं देखता हूँ नेपोटिज्म तो हर जगह है। और नेपोटिज्म का शब्द जो है वो यहाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकता कि नेपोटिज्म खास तौर पे सरकारी महकमों के लिए बनाया गया है, कि जहां कोई पद पदवी जो है भाई भतीजावाद की वजह किसी को सुपरसीड करके, या जो उसके नाकाबिल है वो नाकारे इंसान को उस पर बैठा दिया जाए, वो नेपोटिज्म है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इंडस्ट्री में हूं और मेरे पास पैसा है, तो मैं तो अपने बच्चे के साथ ही फिल्म बनाऊंगा ना, वो तो मेरा हक है। मैं किसी और के साथ क्यों बनाऊंगा, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ बनाऊंगा फिल्म, और किसी और के बच्चे को आगे नहीं आने दूंगा, वहां गैंगिज्म हो जाता है। मैं किसी को हर जगह रोक लगाने लगा कि भाई इसी को हर जगह जाना चाहिए और कहीं नहीं, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेपोटिज्म कोई बड़ा मसला नहीं है, मसला है गैंगिज्म का, मसला है इस सिंडिकेट का, इस कॉकस का। और ये जब तक कॉकस रहेगा तब तक लोग परेशान रहेंगे, क्योंकि वो एक एक चक्रव्यूह की तरह, जो जिसको तोड़ के अंदर जाना बहुत मुश्किल है, और चले गए तो बाहर आना मुश्किल है। तो इसमें शेखर, एक बार इंसान फंस। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इंडस्ट्री में रह के इंडस्ट्री के लिए बोलना, जब घर पे आपने एक ट्वीट भी किया था कि परिवार भी ये कह रहा है कि आप कोविड में इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं और क्यों इतना कर रहे हो, तो घर से भी ये है कि नहीं, और जिस इंडस्ट्री में आप है वहां पे रह के उनके बारे में भी बोलना। तो आप इस समय जो है मुझे लगता है कि कई प्रेशर से गुजर रहे होंगे। हाँ हाँ, वही है कि जब सर पे कफन बांध लिया तो फिर मौत से डरना नहीं चाहिए। फिर आपने, वही मैं कहता हूं कि यू मस्ट फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। या तो आप शुरू ना करें, और शुरू करें तो उसे अंजाम तक पहुंचाए। बीच में कोई यू टर्न वाला मामला जो है ना, वो इंसान फिर आधा अधूरा ही लगता है। वो फिर लगता है कि ये तो करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आगे बढ़ते जाइए, खुदा आपके साथ। क्योंकि सिस्टम में रह के सिस्टम के बारे में बोलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन सिस्टम में सब लोग खराब नहीं है, सिस्टम में कुछ लोग खराब है। हाँ। और ना इंडस्ट्री खराब है, ना बाकी लोग खराब है। बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। बाकी लोग तो बेचारे सहमे से हैं कि वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, उनको लगता है हम बोल देंगे तो हमारा काम चले। पर हम किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं, हम किसी की और उंगली थोड़ी उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कॉकस है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनको मालूम है वो कॉकस में है, उनको पता चल जाएगा वो कौन है।
तो हमने किसी का नाम नहीं लिया, और नाम नहीं लेना ही सही है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सही है कि कॉकस है और लोग हैं और इस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह से जिंदगियां बिगाड़ते हैं, संवारते हैं, ले जाते हैं, ऊपर नीचे ले जाते हैं, उठा पटक चलती रहती है। कितने लोग जो हैं वो बगैर काम के हो गए क्योंकि उन्होंने किसी से कोई दुश्मनी मोल ली, पंगा लिया वगैरह वगैरह, वो दरकिनार कर दिए गए। ये तो देखा गया है और लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि फाइनल वर्डिक्ट जो है ना वो जनता के पास होनी चाहिए। जनता ने अगर गलत लोगों को ऊपर उठाया है तो उन गलत लोगों को अव्वल तो नीचे लाएं, और जो सही लोग हैं, जो सही माने में जिनके पास हुनर है और जो होनहार है, उनको ऊपर करें। जब तक आप उन लोगों को पेट्रोनाइज नहीं करेंगे तब तक बेचारे आगे कैसे आएंगे, क्योंकि ये बड़े लोग तो आगे आने नहीं देंगे आप उनको। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग सहमे हुए भी हैं, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि कुछ लोग सहमे हुए हैं और इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं कि आगे काम ना मिले, यानी कि बॉयकॉट कर दिया जाता है। हाँ, पर कौन, मतलब किससे सहमे गए वो तो बताएं, आगे आगे किससे सहमे हैं। तो ये तो राक्षस का कोई चेहरा नहीं होता, वो एक राक्षस है, वो एक मॉन्स्टर है जो सबको खा जाएगा अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो। और हमें सिस्टम की इस कुरीति के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़नी है। हमें 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 हम बाहर से हो, अंदर से हो, जहां कहीं भी हो, अगर हमें हुनर है तो हमें काम मिलना चाहिए, और हमें आप इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। मैं अध्ययन के भी कुछ इंटरव्यूज पढ़ रही थी जहां उन्होंने खुद ये बताया था कि कैसे उन्होंने भी फेस किया। हालांकि अभी एक खबर आई थी कि वो शायद बिग बॉस करने वाले हैं। बिल्कुल आपको... बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, यही सिस्टम किस तरह से आपको डिस्ट्रॉय कहता है। सिस्टम जो है अगर देख लिया आपको कि आप ऊपर आ सकते हैं, फिर उसको इस तरह के वाहियात प्रोग्राम में डाल के कि तुम एक तरीके से आप क्या कह रहे हैं, तुम इस लायक हो कि आप फिल्म में नहीं आ सकते, टीवी में तो तुम बिग बॉस में जाओ। बिग बॉस जिस तरह का कार्यक्रम है और जिस तरह के लोग वहां जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो ज्यादातर लूजर्स ही होते हैं, और ज्यादातर जो पूरी तरह से हताश निराश हो गए, जिनको ओवरनाइट कुछ सेंसेशन चाहिए लड़ झगड़ के। बिकॉज बिग बॉस में तो आपकी अच्छाइयां बाहर तो आती नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां आती। मतलब अच्छा खासा इंसान जो है वहां बिगड़ जाता है। तो उसमें अध्ययन से बगैर ये पूछे, इजाजत लिए इस तरह से गलत खबर छाप देना है। He said even if it's the end of the world, I will not go to Big Boss. Yes. तो वो इसको लेकर कितना मतलब जानता है कि उसे क्या करना है अपने जिंदगी में, कितने इत्मीनान में है कि उसको मालूम है। मैंने भी उसको समझाया था कि मतलब गलत काम करने से अच्छा है कोई काम मत करो, स्टे जॉबलेस ऑल योर लाइफ। वो ठीक है, लेकिन गलत कदम कोई मत उठाना या गलत काम मत करना, क्योंकि एक बार अगर तुमने वो कर दिया ना, देन देयर इज यू रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर उसको अंडू नहीं किया जा सकता है, कोई डिलीट बटन नहीं है आपकी जिंदगी में जो आपने कह दिया कि हमारी जिंदगी से, तो फिर वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए गलत काम, गलत बात, गलत सोहबत, गलत लोगों के बीच में कभी नहीं पड़ना। आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली कि गलत काम मत करना, भले ही कोई काम ना हो। मुझे बहुत ये लगा कि इससे अच्छा ज्ञान मतलब एक पिता बेटे को और क्या देगा ना। बहुत, लेकिन जो आपने बात की कि सिस्टम की वजह से इस तरह की खबरें उड़ाएगी, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। हालांकि मुझे भी नहीं मालूम था कि उनको फोन तक नहीं आया है और इतनी जगह उनका नाम आ गया है। जी, नाम तस्वीर सब डाल दिया गया। और हाँ। आप सोच सकते हैं कि हम वो कितने नाराज हुए, मैं कितना नाराज हुआ कि मैंने कि इस तरह की खबर, मतलब आप लोग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हो, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पे आप लोग विश्वास नहीं करते कि आप एक फोन उठा के पूछ ले कि आप जा रहे हैं या नहीं। क्या जाता है, वैसे तो आप अनाप शनाप बातों के लिए रोज फोन करते रहते हैं, तो जब इतनी बड़ी खबर उड़ के आ रही है तो आपको फोन करके पूछना चाहिए कि आप जा रहे हैं या नहीं। जब इस बात पे वो पूरी तरह से आमादा है और डिसाइडेड है कि उसको नहीं जाना है, और उसको ये खबर सुनने में मिलती है कि उसकी तस्वीर छप गई, वो जा रहा, तो उसे कितनी परेशानी और कितना दुख हुआ होगा कि वो नहीं चाहता कि किसी गलत प्रोग्राम में जाए या ऐसे प्रोग्राम में जाए जहां उसका नाम खराब हो जाए। तो क्यों उसका नाम खराब किया जा रहा है? उनको ऑफर भी नहीं आया है? उनको सालों से ऑफर आया, वो हमेशा रिफ्यूज करते आए हैं। जी, लेकिन इस साल तो कुछ भी नहीं आया। मतलब इस साल उन्होंने ऐसा समझ ही लिया कि वो जा रहे हो अपनी तरफ से। अफवाह आई ना सर, कुछ नहीं आया, ऑफर नहीं आया, लेकिन अफवाह आई। अफवाह, जी जी, यही तो उनका काम है, अफवाहें उड़ाना, लोगों को बर्बाद करना, यही काम है इन लोगों का, कुछ लोगों का। हाँ जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ही पूछूंगी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो जैसे कि मैं आपसे जो पूछ रही थी ना, प्रेशर वाली बात, जब आप सिस्टम में रह के आवाज उठाते हैं, तो इस तरह से जब आपने कहा कि अब इसी तरह की अफवाहें आई, तो क्या
उस बात का डर लगता है कि अभी तो ये बहुत छोटी चीज आई है, लेकिन आगे चल के ऐसा ना हो कि अध्ययन आपके बारे में ऐसी चीजें और उड़े। उसी चीज की मैं बात कर वो रही तो थी। उड़ाएंगे। हम देखिए, हम अगर आप कोयले के खान में जाएंगे तो कालिक तो है लगती रहेगी, लोग लगाते रहेंगे, आप कितना भी बच के चलें। ये तो काम है यहाँ का, और यही अंजाम है ऐसी जगह पे काम करने का। हमने हमारी जो पत्नी है अलका, वो हमेशा अध्ययन को मुझे कहते हैं, तुम लोग गलत इंडस्ट्री में हो, तुम लोगों की अच्छाई तुम लोगों को कभी आगे जाने नहीं देगी। तुम लोग एक तक जाके भी सीमित हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग चाटुकार नहीं हो, तुम लोग किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते, किसी की जी हुजूरी नहीं करते, किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उल्टा जो जो सिस्टम है जिसमें खराबी उसके बारे में बोलते हो। तो ये तुम लोग इस इंडस्ट्री की, यू नॉट मेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। हमने कहा कि बस अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मैं अध्ययन को भी यही कहता हूँ कि ये ही हैज चोजन दिस इंडस्ट्री, गुड or bad or ugly or whatever, he has chosen this industry। तो इसको तुम्हें स्वीकारना होगा। सिर्फ ये कि अपने दिल में एक ईमानदारी रखो, हमेशा जो भी काम करो उसमें ईमानदारी से करो, कभी गलत काम किसी के लिए न करो, न सोचो, न कहो। ये करना बहुत जरूरी है। तुम्हें जो हक है तुम्हारा, तुम्हें मिल जाएगा, और ना भी मिले तो कोई गिला नहीं। कम से कम तुम्हें ये इत्मीनान रहेगा, ये खुशी रहेगी, ये सुकून रहेगा कि तुम अपनी ईमानदारी पे टिके रहे। बहुत ही खूब, बहुत खूब शेखर जी। आखिर में उन सारे फैंस के लिए जो सुशांत के लिए, न्याय के लिए हर रोज जो है आपका इंतजार करते हैं कि आप कुछ लिखे बोले, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है, रोज आवाजें उठती हैं। आपने बोला कि रोज उम्मीद हम लेके उठते हैं कि आज कुछ आएगा। जी, उनको क्या बोलेंगे आप? पहले तो, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो अपने जीवन का इतना बड़ा समय और इतनी सारी ताकत जो है, ऊर्जा जो उन्होंने एक इंसान के लिए लगाई है, और बताया कि, और ये दुनिया को बता दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है, और ये दुनिया शायद इन्हीं अच्छाइयों की वजह से और इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से जिंदा है और कायम है। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपनी तरफ से भी और हर तरफ से, मतलब जो मैं सोच सकता हूं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और कहूंगा कि अपना हौसला कभी मत टूटने दीजिएगा, अपना हौसला बुलंद रखिएगा। मैं हमेशा वहां हूं, किसी वजह से अगर मैं नहीं हूं, मान लीजिए कोई ऐसी तकलीफ आती है मैं नहीं, हालांकि ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन एक कहने का एक तरीका है, मैं रहूं न रहूं, मैं वो कहते हैं मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो उस द्वीप को, उस ज्वाला को, उस आग को प्रज्वलित रखिएगा, आगे बढ़ते रहिए। मंजिल आपको जरूर और हम सबको जरूर मिलेगी। ये कोई वजह नहीं है कि जिस आवाज में इतनी ताकत है, इतनी सच्चाई है, इतनी ईमानदारी है, मैं समझता हूं उस आवाज के साथ ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है। हम अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू शेखर जी, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, टेक केयर, बाय।